जय जिनेन्द्र। नमो जय जी। अषाढ़म, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अजायाणम, नमो लोए सब साहुणम, नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। हम लोग रत्नकरण श्रावकाचार पढ़ रहे हैं जिसमें आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी ने 150 श्लोकों में कि हम कैसे रत्न बने, इसलिए ऐसे एक एक श्लोक रत्न जैसे लिखे हैं। और उसमें हमने देखा कि स्टार्टिंग ही उसी से की कि सुख कैसे मिले। तो धर्म है वो सुख में धारण रखता है, स्थान में रखता है। और धर्म की शुरुआत होती है सम्यक दर्शन से। और धर्म है सिर्फ अकेला सम्यक दर्शन धर्म नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये धर्म है। और सम्यक दर्शन स्टार्टिंग है। तो सम्यक दर्शन जो है सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान। और वो श्रद्धान के साथ साथ 8 अंग धारण करना और 3 मूर्ताओं का अभाव, 8 मद का अभाव, ऐसे सम्यक दर्शन होता है। ये व्यवहार सम्यक दर्शन कहा क्योंकि ये कारण बनता है 7 तत्व का सच्चा श्रद्धान करने में। और 7 तत्व का सच्चा श्रद्धान भी व्यवहार सम्यक दर्शन है, क्योंकि ये कारण बनता है कि आत्मा का श्रद्धान करने में। और जो आत्मा का श्रद्धान यानी कि मैं ही आत्मा हूं, ऐसा जो निर्णय हो पाता है वो इन सब कारणों से ही हो पाता है। इसलिए इसे भी सम्यक दर्शन कहा है। ये स्टार्टिंग स्टेप है, कारण बनता है, इसलिए इसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहा। उसके बाद अपन ने पूरा 8 मद आदि सबका स्वरूप देखा। सम्यक दर्शन पढ़ने के बाद हम लोगों ने 2 दिन से देख रहे थे कि सम्यक्त्व जो होता है वो 3 टाइप का होता है। एक उपशम, एक क्षयोपशम और एक शायिक। दो तो हमको काफी अच्छे से समझ में आ गए, उपशम और शायिक होता क्या है। क्षयोपशम आज थोड़ा सा देखेंगे। और कल जो मेन देखा था कि सम्यक्त की उत्पत्ति किस किस को हो सकती है, तो उसमें उसको रिवाइज कर लेते हैं कि चारों ही गतियों के जीवों को सम्यक्त्व की उत्पत्ति हो सकती है। भले ही वो नरक का हो, तिर्यंच का हो, मनुष्य का हो, देव का। और सम्यक्त होने के बाद छूट गया उसको भी सम्यक दर्शन हो सकता है वापस से। और जिसको आज तक नहीं हुआ उसको भी हो सकता है, अनादि व सादी मिथ्या दृष्टि। लेकिन एक ये है कि संगी ही होना चाहिए, संगी ही होना चाहिए। तो संगी, नरक में सब संगी होते हैं, देवगति में सब संगी होते हैं, मनुष्यों में सब संगी ही होते हैं। रही बात तिर्यंच की, तिर्यंच में सभी संगी नहीं होते, मैक्सिमम असंगी होते हैं। 1 से 4 इंद्री तो नियम से असंगी है। और पंचेंद्रिय जीव जो है उसमें संगी भी है, असंगी भी है। तो असंगी पंचेंद्रियों को नहीं होगा। फिर पर्याप्तक को ही होगा, अपर्याप्तक को नहीं होगा। और सम्यक दर्शन उत्पन्न करने के लिए जब उत्पन्न हो रहा है तो जीव के कषाय तो रहेगी। अब जिसको हो रहा है कषाई तो है ना, तभी तो संसारी है। तो कषाई है तो मंद कषाई होना चाहिए। तीव्र कषाय भाव में सम्यक दर्शन नहीं होगा। कषाय भाव तो रहेगा सम्यक दर्शन हो रहा है तो, लेकिन कैसा रहेगा? मंद कषाय। और जो भव्य है उसी को होगा, अभव्य को नहीं होगा। भव्य यानी कि जिसमें पात्रता है, योग्यता है सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र उत्पन्न करने की, वो भव्य। बाकी सब अभव्य। और गुण दोषों का जो विचार कर पाए, ऐसे ज्ञानोपयोग युक्त हो, साकार उपयोग युक्त हो, उसी को सम्यक दर्शन हो सकता है। और 3 निद्राएं होती है, 6 में से 3 निद्राओं में तो सम्यक दर्शन नहीं होता, बाकी 3 निद्रा में हो सकता है।
तो जागृत अवस्था में होता है। ये सब कारण तो फिर भी आसान दिख रहे हैं अपने को समझने में, लेकिन अंत का जो है 5 लब्धियां होती है। कल देखी थे अपन ने नाम, शैवक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, करण लब्धि। तो इनमें से जो आखिरी है करण लब्धि, करण लब्धि का जो उत्कृष्ट परिणाम है अनिवृत्तिकरण परिणाम, उसके अंतिम समय में सम्यक्त्व होता है, प्रथमोपशम सम्यक्त्व। अब वो करण लब्धि क्या है, अनिवृत्तिकरण क्या है, वो अपन आज देखेंगे, लेकिन ये नाम जान लिए थे अपन ने कि इस समय पे काम होता है। तो ये सब पढ़ के अब क्या फायदा, इतना सब पढ़ के, इतना सब पढ़ के ये समझ में आता है कि संगी भी हैं अपन, पर्याप्तक भी हैं, मंद कषाई है, तीव्र कषाई होते तो न ये जिनवाणी सुनने का भाव आता। तो मंद कषाई भी हैं, भव्य भी हैं, क्योंकि जिसने आत्मा की बात प्रीति पूर्वक आनंद पूर्वक सुनी वो भव्य है। ऐसा एक ग्रंथ पद्मनंदी पंचविंशितिका में आचार्य पद्मनंदी स्वामी हुए, उन्होंने कहा। तो भव्य ही है अपन। और फिर ज्ञानोपयोग भी है अपने पास, निद्राएं भी अपने को, 3 निद्राओं में अपन है, 3 निद्राओं के अलावा 3 निद्रा भी है, मतलब 3 से बचे हुए भी हैं, हमेशा उसी में नहीं रहते। तो इतना सब तो अपने को मिल गया। अब काम क्या करना है, ये जो करण लब्धि के अंतिम समय में जैसे उत्कृष्ट परिणाम होते हैं वो करना है। इतना पढ़ के अपने को समझ में आता है कि इतना हो गया तो अपने को सम्यक्त्व की उत्पत्ति हो सकती है। देवशास्त्र गुरु भी मिल गए, सब मिल ही गया है, बस ये काम करना है। तो ये जो 5 लब्धियां हैं, इन 5 लब्धियों में से क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, ये 4 लब्धियां तो किसी को भी हो सकती है, भव्य हो या अभव्य, किसी को भी हो सकती है 4 लब्धियां। लेकिन जो लास्ट की लब्धि है करण लब्धि, करण लब्धि सिर्फ भव्य जीवों को ही होती है, क्योंकि उसी से सम्यक तो चारित्र की प्राप्ति होती है। और अपने को भी कई बार शिवक्षम विशुद्धि देशना प्रायोग्य लब्धि हुई हो तो हुई हो, तो इसमें बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है करण लब्धि रूप परिणाम। ठीक है, इतना अपन ने देखा था। शैवक्षम लब्धि को एक बार और पढ़ते हैं, फिर समझेंगे अपन शैवक्षम लब्धि किसे कहते हैं। एक बार और पढ़ लीजिएगा आज, फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। पढ़िए, अनम्यूट करिए और पढ़िए इस पैराग्राफ को, फिर देखते हैं अपन। कोई पढ़ना चाह रहा है आप में से तो हाँ, पढ़िए। मैं मैं पढ़ पढ़ मैं रही। पढ़ अच्छा, आप पढ़िए पढ़िए पढ़िए, आप पढ़िए, पढ़ लीजिए उछले शब आप। हाँ हाँ, शब शब्द शब्द के विषय में आगम में ऐसा कहा है, जिस काल में ऐसा योग आ मिले, जब आठों कर्मों में से ज्ञानावरण आदि कर्मों की समस्त अप्रशस्त प्रकृतियों की अनुभव शक्ति प्रति समय अनंत गुणी घटती हुई आगे क्रम में उदय में आने लगे, उस काल में क्षयोक्षम लब्धि हुई कही जाती है। उस उत्कृष्ट अनुभव के अनंत वैभव के बराबर प्रमाण जो देशघाती स्पर्धक, उनका उदय होते हुए भी उत्कृष्ट अनुभव का जो शेष अनंत बहुभाग के बराबर प्रमाण जो सर्वघाती स्पर्धक, उनके उदय का अभाव, उसे ही क्षय कहा। और जो सर्वघाती स्पर्धक उदय अवस्था को प्राप्त नहीं हुए, परंतु जिनकी सत्ता विद्यमान है, उसे कहा उपशम। ऐसे संयोग की प्राप्ति जिस समय होती है, उसे क्षयक्षम लब्धि जानना। ठीक है, विशुद्धि लब्धि भी पढ़ लीजिए, फिर एक साथ समझते हैं। विशुद्धि लब्धि, पहले पहले जो क्षयक्षम लब्धि हुई है, उसके प्रभाव से उत्पन्न होने वाले जीव को शातावेदनियों आदि शुभ प्रकृतियों के बंधकों कारण धर्मानुराग रूप शुभ भावों की प्राप्ति होना, वह विशुद्धि लब्धि है। यह ठीक ही है, क्योंकि जब अशुभ कर्मों का रस देना कम हो जाता है, तब जीव के संश्लेष परिणाम भी घट कर थोड़े रह जाते हैं। उस अवस्था में विशुद्ध परिणामों की वृत्ति वृद्धि होना उचित ही है। इस प्रकार दूसरी विशुद्धि लब्धि कही। ठीक है, बढ़िया।
अपन क्षयोपम लब्धि पढ़ लेते हैं। क्षयोपम लब्धि पढ़ने से पहले एक लब्धि पे जाने से पहले क्षयोपम होता क्या है, ये 2 दिन से वर्ड आ रहा है। उपशम तो अपने को समझ में आ गया, दबना, और दबा क्षय यानी दबना। कि नाश होना। लेकिन ये क्षयोपम क्या होता है, इस शब्द को अपन पढ़ लेते हैं। अपने को लग रहा है कि इसमें वर्ड है क्षय प्लस उपशम, उससे क्षय उपशम बना है। ठीक बात है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? क्षय किसका हो रहा है, उपशम किसका हो रहा है? अगर दोनों चीज भी हो रही है तो कैसे हो रही है? वो क्षय उपशम अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं, उससे क्षय उपशम सम्यक तो भी समझ में आएगा। तो इसमें क्या होता है, अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्षय थोड़ी टेक्निकल है बट आसान है, डेफिनेशन आसान है, इतनी डिफिकल्ट नहीं है। वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। क्षय में क्या बोला? वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। उपशम में बोला भविष्य में उदय में आने योग्य सर्वघाती स्पर्धकों का सद अवस्था रूप उपशम, और उदय वर्तमानकालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय। शैवश्रम में क्या होता है, 3 काम होते हैं, कर्मों की 3 रूप अवस्था होती है। क्षय में तो सिर्फ क्षय हुआ है, और उपशम में सिर्फ उपशम हुआ है। लेकिन क्षय उपशम में क्षय भी हुआ है, उपशम भी हुआ है, और उदय उदय में भी। भी जा रहे हैं। तीनों काम हो रहे हैं, इसलिए उसको बोला क्षय उपशम। अब तीनों काम आ रहे हैं, उदय भी आ रहा है, क्षय भी हो रहा है, उपशम भी हो रहा है। कैसे हो रहा है, किसका हो रहा है, क्या हो रहा है, उसकी क्लैरिटी यहाँ पे देते हैं। तो देखिए जो कुछ वर्ड है यहाँ पे, सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक, इनका अर्थ अपन समझते हैं। कर्म के पार्टिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि आत्मा के गुण को पूरा ढक देते हैं, और कुछ होते हैं जो पूरा नहीं ढक पाते। एग्जाम्पल के लिए अपन लौकिक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे रात हुई, तो रात ने क्या किया, रात के पार्टिकल्स ने दिन को पूरा ढक दिया, डे लाइट को पूरा ढक दिया रात ने। ठीक है, तो सर्वघात किया डे लाइट का। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन कि दिन का समय था, बादल आ गए, कालापन छा गया। क्या उसने डे लाइट को पूरा नाश कर दिया, पूरा घात दिया? नहीं घाता, नहीं घाता ना। उसने क्या किया, कुछ कुछ तो घात किया है, देश वैसी डे लाइट नहीं है ब्राइट, लेकिन कुछ घात किया है। तो उसे बोलते हैं हम देशघाती, देशघाती देशघात हुआ है। ऐसे ही कर्मों में भी होता है। कर्मों में भी कर्म जो होते हैं सर्वघाती भी स्पर्धक पाए जाते हैं, देशघाती भी। कुछ प्रकृतियां जो होती है वो सर्वघाती ही होती है, और कुछ होती है देशघाती होती है। और किसी में दोनों पाए जाते हैं, देशघाती सर्वघाती स्पर्धक दोनों पाए जाते हैं। अब किस में क्या पाए जाते हैं उसकी डिटेल में अभी विषय नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, केवल ज्ञानावरण कर्म, ये देशघाती स्पर्धक है इसमें कि सर्वघाती है? बताइए आप लोग। स्पर्धक का मीनिंग अभी पार्टिकल समझ लीजिए, उसकी भी डेफिनेशन होती है, वर्ग वर्गणाओं के समूह से मिलके जो बना हो। इन अभी पार्टिकल समझ लीजिए। हाँ, केवल ज्ञानावरण कर्म जो है वो देशघाती है कि सर्वघाती है? प्रकृति सर्वगत है। सर्वघाती क्यों है? पूरा नाश हो जाता कर्मों का। हाँ जी। कर्मों का पूरा नाश हो जाता है ना इसमें। नहीं, कर्म तो मैं कर्म का ही पूछूं, केवल ज्ञानावरण कर्म है तो वो हम्म। देशघाती है कि सर्वघाती है? सर्वघाती होना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? इसलिए लग रहा है क्योंकि केवल ज्ञान, जब सारे कर्मों का नाश हो जाएगा तभी तो केवल ज्ञान होगा। ऐसा मेरा मानना है, मुझे हाँ, अब इतना ज्यादा नहीं नहीं पता नहीं, है। ठीक है, अच्छा ट्राई है आपका। जी। हाँ, आप उसको वर्ड्स में सही नहीं दे पाए, लेकिन आपका शायद आपको समझ में आ गया है। क्या है, अगर अपन अभी देखें कि क्या अपने को अभी केवल ज्ञान है? नहीं है। क्या जरा सा भी केवल ज्ञान है? नहीं। क्या केवल ज्ञान जरा सा या आधा अधूरा होता है? नहीं। हम्म। होता है तो पूरा होता है, नहीं तो नहीं होता।
जी। यानी कि घात होता है तो पूरा घात होगा, और नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। यानी हम्म। कि पूरा सर्वघात हो रहा, सर्वघात करने वाली है। हम्म। अब ऐसे ही अपन देखिए मति ज्ञान श्रुत ज्ञान जो है अपने को, बताइए उसकी प्रकृति देशघाती है कि सर्वघाती है? उसकी देशघाती। देशघाती। देशघाती क्यों, ऐसा क्यों लगा? क्योंकि जो मति ज्ञान है वो इंद्रिय और उसके मन के निमित्त से उत्पन्न होता है, तो उसी का घात होता है। तो कोई बात नहीं, डेफिनेशन तो आपने अच्छी बताई मति ज्ञान की कि उसके निमित्त से होता है। जी। देखिए, अभी अपने को मति ज्ञान है जी। क्या? अपन आंखों से उतना जान पा रहे हैं जितनी आंखों की कैपेसिटी है। आंखों की जैसे मान लीजिए कैपेसिटी है 47 माइल्स या किलोमीटर, ऐसा कुछ आता है। अपन सामने की चीज भी ढंग से देख पाते हैं, नहीं देख पाते? हम्म। ज्ञान की कैपेसिटी तो है ना इतनी, लेकिन पूरा ज्ञान जीरो नहीं हुआ अपना। हम्म। ज्ञान हो रहा है लेकिन उतना नहीं हो रहा जितना मति ज्ञान की कैपेसिटी है। यानी कि घात तो हो रहा है लेकिन पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए क्या बोला? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान, ये सब क्या है? देशघाती है। इसमें मर्यादा होती है, लिमिटेशंस होती है। क्योंकि ये अगर सर्वघाती हो गया मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, तो जीव क्या हो जाएगा? अजीब हो जाएगा, ज्ञान बिना तो, ज्ञान से रहित हो जाएगा ना। हम्म। इसलिए ये जो प्रकृतियां ये क्या है? देशघाती। ठीक है। ऐसे ही बाकी मोहनी आदि कर्मों में भी ऐसा चलता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। जी। उपशम तो सर्वघाती, देशघाती। अब एक और शब्द है उदयाभाविशय और सदवस्था रूप उपशम। इन शब्दों को भी समझ लेते हैं। उदयाभाविशय क्या लिखा है? उदय के अभाव का क्षय। क्षय नहीं हुआ लेकिन उदय के अभाव को क्या बोला? क्षय। सर्वघाती प्रकृतियों का अनंत गुणाहीन होकर देशघाती में परिवर्तित होकर उदय में आने को उदयाभावी क्षय कहते हैं। क्या थी? कर्म का उदय कैसा आना था? सर्वघाती रूप में, कि पूरा घात करती। लेकिन वो पूरा घात ना करके क्या कर रही है? उसकी शक्ति हीन हो गई, अनंत गुणा हीन हो गई। और कन्वर्ट काय में हुई? देशघाती में कन्वर्ट हो गई, कि पूरा घात नहीं करी अच्छे से, उसकी फल देने की शक्ति कम हो गई। तो चूंकि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए किसी के पास 1 करोड़ का लोन था। अब वो 1 करोड़ का लोन, माँ उसने कुछ अच्छा काम किया, तो सरकार ने बोला हम आपको इनाम दे रहे हैं, आपको 1 करोड़ तो नहीं देना है, आपको 12 महीने तक 100-100 रुपए देना है। तो जो शक्ति थी वो कर्ज की, वो क्या हो गई? हीन हीन होके 100-100 रुपए में रह गई, नहीं के बराबर, क्षय जैसा ही हो गया। वैसे ही कर्म की शक्ति पूरा घात करने वाली थी, लेकिन क्या हुआ? अनंत गुणाहीन होके उदय में आ रही थी देशघाती रूप में। फल अब ज्यादा नहीं दे रही थी शक्ति पूर्वक। तो क्या हुआ? इसको हमने बोल दिया क्षय जैसा ही है ये, उदय के अभाव रूप क्षय। ठीक है। उदय में आएगा, लेकिन क्या बोला इसको? सर्वघाती से देशघाती रूप में उदय में आएगा। उदयाभावी क्षय। ठीक है। एक और सदवस्था रूप उपशम भी समझ लेते हैं अपन। सत अवस्था रूप उपशम। उपशम यानी कि दबा हुआ है, सत अवस्था रूप उसी अवस्था में वर्तमान समय को छोड़कर भविष्य में उदय में आने वाले कर्मों के सत्ता में रहने को सदवस्था रूप उपशम कहते हैं। कि वर्तमान समय को छोड़कर, जो वर्तमान समय है उस समय में उदय नहीं आ रहा है कर्म का, भविष्य में जो कर्म उदय में आने वाले हैं वो सत्ता में बने हुए हैं, अभी उदय में नहीं आ रहे। तो इस समय क्या है? क्षयोपशम रूप कार्य बना हुआ है। वरना वो कर्म जल्दी उदय में आ जाएंगे तो क्या होगा? दिक्कत हो जाएगी। इसलिए क्या है यहाँ पे? इसको बोलते हैं सद अवस्था रूप उपशम। अब उदयाभावी विषय में क्या होता है, ये देखिए। एक तो अनुभाग भी अनंत गुणाहीन हुआ, और सर्वघाती का देशघाती रूप में उदय आना। अनुभाग क्या हुआ? देखिए 4 तरह का होता है अनुभाग। लता, दारू, अस्थि, शैल। शैल जो होता है कठोर पत्थर, अस्थि यानी कि हड्डी, दारू यानी कि दवा, दारू अपन बोलते हैं ना, ये जड़ी बूटी। दारू पेड़ की बेले, वो जड़ी बूटी। और लता, लता यानी कि डाल।
तो बताइए इनमें से ज्यादा कड़क कौन है? शैल सबसे ज्यादा, उससे कम अस्थि, उससे कम दारू, उससे कम लता। तो ये जो तीन थी, शैल, अस्थि, दारू रूप अनुभाग आने वाला हो उसका फल देने की शक्ति, तो किस में कन्वर्ट हो जाती है वो? लता रूप में कन्वर्ट हो जाती है। या दारू का अनंतवा भाग, दारू का जरा सा अनंतवा भाग कम। तो देशघाती रूप में उदय आना और सर्वघाती का देशघाती रूप में कन्वर्ट होना, अनंत अनुभागहीन होना, इसको बोलते हैं उदयाभावी क्षय। ठीक है, ये काम हो रहे हैं। अब अपन इसको समझते हैं, क्षय उपशम को। क्या क्या काम हुए देखिए डेफिनेशन। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। जो वर्तमान में सर्वघाती स्पर्धक आने वाले थे, जिसके कारण आत्मा का गुण प्रकट नहीं होता, उसका क्या हुआ? उदयाभावी क्षय। यानी कि अनंत गुणाहीन होके आ रहे हैं और सर्वघाती देशघाती में कन्वर्ट हो गए। एक, भविष्य में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम, कि जो भविष्य में उदय में आने वाले हैं वो जल्दी उदय में नहीं आ जाएंगे उदीर्णा से। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन वैसा काम नहीं होना। वो वहीं बैठे हुए अपने क्रम से आएंगे। तो उस समय में क्या हुआ? कर्म दबे हुए हैं, और जो उदय में आ रहे हैं वो देशघाती 100-100 रुपए वाले आ रहे हैं। और उदय किसका है वर्तमान में? उदय किसका है वर्तमान कालीन? देशघाती स्पर्धकों का। देशघाती रूप से ये जो उदय आ रहा है, तो ये जो काम होते हैं उसको बोलते हैं क्षयोपशम। इसको आपको मैं एक सम्यक्त्व में घटा देता हूं और क्लैरिटी आएगी। सम्यक्त्व में देखिए, क्षयोपशमिक सम्यक्त्व एक प्रकृति मिथ्यात्व जिसके कारण उल्टी मान्यता होती है। सम्यक मिथ्यात्व जिसमें कि सम्यक्त और मिथ्यात्व रूप परिणाम रहता है, सम्यक मिथ्यात्व। और अनंतानुबंधी चार कषाय, ये जो होती है क्रोध मान माया लोभ रूप, ये मिथ्यात्व के साथ चलती है। और सम्यक तो प्रकृति होती है। सम्यक यहाँ पे ये कर्म है, मोहिनी दर्शन मोहिनी का भेद। इसके कारण क्या होता है कि मिथ्यात्व सम्यक में दोष लगते हैं। अब शायव श्रमिक सम्यक कराना है, तो अगर मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का उदय रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि इसके कारण तो तत्वार्थ श्रद्धान होता है, इसके अभाव से तो क्या करा? मिथ्या, और अभी नाश हुआ नहीं है, क्षयपशम हो रहा है। तो क्या करा? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चार कषाय का तो क्या? उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम। ठीक है, इन प्रकृतियों का हुआ। तो इसके कारण तत्वार्थ श्रद्धान बना हुआ है। और क्या हुआ? ये सब कन्वर्ट हो गई सम्यक प्रकृति में, क्योंकि ये तो सब सर्वघाती है। लेकिन ये सेम उसमें किस में कन्वर्ट हो सकती है? दे दूसरी प्रकृति में कन्वर्ट हो सकती है ये, संक्रमण करके। तो क्या हो गई? देशघाती में कन्वर्ट हो गई। तो सम्यक प्रकृति का उदय आया, तो इसके कारण तत्वार्थ श्रद्धान का घात नहीं होता है, लेकिन उसमें चल मल आदि दोष लगते हैं। तो जिस समय तुम्हें चल मल आदि दोष लगे, कुछ मल दोष लगे, दोष लगते हैं, लेकिन तत्वार्थ शुद्धान बना हुआ होता है, उसे बोलते हैं शायोपशमिक सम्यक्त्व। ठीक है, आई होप ये थोड़ा समझ में आया होगा शायोपशम क्या है, शायोपशमिक सम्यक्त्व क्या है, और अपन देखते रहेंगे। लेकिन ये क्लियर है यहां तक? काफी अच्छा है ना? है, ये आपकी तो बात हुआ, काफी अच्छी है। ये तो अच्छी है। क्षयोपशम हुआ। ये तो अभी हम्म, क्षयोपशम समझा है। अब हाँ जी। उपशम क्षयोपशम सम्यक तो समझ में आया ना अब क्या हो रहा है? हम्म, अब जो क्षयोपशम लब्धि है उसको अपने को समझना है। क्या होता है क्षयोपशम लब्धि में? कि जिस काल में ऐसा योग आ मिले जब आठों कर्मों में से ज्ञानावरण आदि कर्मों की समस्त अप्रशस्त प्रकृतियों की अनुभाग शक्ति प्रति समय अनंत गुणी घटती हुई आगे क्रम से उदय में आने लगे, उस काल में क्षयोपशम लब्धि हुई कही जाती है। देखिए, इसको अपन उसी से पढ़ते हैं, थोड़ा उसी से पढ़ते हैं, क्लैरिटी बनेगी। क्या काम हो रहा है? अप्रशस्त कर्म समूह की शक्ति कम हो रही है। अप्रशस्त कर्म समूह किसमें है?
घाती कर्मों में भी है, जो घाती है वो तो सब अप्रशस्त ही है, और अघाती कर्मों में प्रशस्त भी है, अप्रशस्त भी है, पुण्य रूप भी है, पाप रूप भी है। तो जो सिर्फ पाप रूप कर्म है उनका क्या होता है, शक्ति कम होती जाती है, अनंत गुणीहीन होती जाती है, हर समय अनंत गुणीहीन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट टाइम अगर 1000 था शक्ति, तो सेकंड टाइम कितनी हो गई, अनंत गुणीहीन हुई, मान लीजिए 10 रह गई। फिर थर्ड टाइम पे 1 रह गई, तो शक्ति कम होती जा रही, इतनी अनंत गुणी हीन ऐसे। ठीक है, ये नंबर से बताया मैंने, लेकिन अनंत गुणी हीन होती है। अनंत गुणाहीन होकर उदय में आता है, उस समय जो जीव की दशा होती है उसे बोलते हैं क्षयोपशम लब्धि। ठीक है, इसमें मुझे और बताना है क्षयोपशम लब्धि का। तो ये बात समझ में आई ना क्षयोपशम लब्धि की। आज का अपना मैं इन्फॉर्म करना भूल गया, आज का अपन यहीं तक रखेंगे। आज मुझे किसी कारण से जाना है, तो हम कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, शैवपशम को पूरा करेंगे, फिर विशुद्धि देशना आदि ये सब लब्धियां हम कंप्लीट करेंगे आराम से। आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं, है ना। आई होप ये समझ में आएगा। आज अपन ने शैवपशम पढ़ लिया है, आप इसको रिवाइज कर लेना, शैवपशम होता क्या है, तो उससे कल का और इजी पड़ेगा शैवपशम, और ये शैवपशम लब्धि है क्या। फिर कल उसका पूरा सार समझ में आ जाएगा, और फिर विशुद्धि लब्धि अपन देख लेंगे। ठीक है, इतना ही रखते हैं आज, कल अपन कंटिन्यू करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सुझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। है जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।